देखो आज हम लोग कौन सा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे? सेम चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया था मियोसिस 1। आज हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2, ठीक है। तो मियोसिस 2 में हमने पहले भी पढ़ा है कि मियोसिस 2 मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन। ओके, इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम produced at the end of reductional, या इसका दूसरा नाम क्या पढ़ाए थे? हेट्रोटिपिक डिवीजन। ठीक है, तो इट मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रिडक्शनल और हेट्रोटिपिक डिवीजन। तो मियोसिस 1 के एंड में जो भी डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है और उसमें जो भी क्रोमोसोम होता है उस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है कौन? मियोसिस 2। ठीक है, अब बोला जाता है कि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, देन व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड माइटोसिस? मियोसिस 2 जब पूरी तरह से माइटोसिस जैसा ही है तो इसको हम माइटोसिस क्यों नहीं कह सकते, है ना? तो इट इज क्या? इट इज सिमिलर टू क्या? माइटोसिस। इट इज सिमिलर टू माइटोसिस throughout. It is similar to mitosis throughout, but it is not mitosis. ये माइटोसिस जैसा ही पूरा है, समझ गए? ये तुम लोग समझ गए? माइटोसिस जैसा ही है बट इट इज नॉट माइटोसिस। क्यों? सबसे पहला कारण, माइटोसिस जो होता है वो जिस सेल में होता है वो बेसिकली डाइप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड मींस इट कंटेन डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन मियोसिस 2 जिस सेल में होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो पहला अंतर क्या हो गया? इट ऑलवेज ऑकर इन हैप्लॉइड सेल। मियोसिस 2 हमेशा कैसे सेल में होगा? हैप्लॉइड सेल में होगा, क्योंकि मियोसिस 1 में ऑलरेडी जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुआ उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, इसलिए हम उसको बोले रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस 2 के बाद जो भी नया सेल बनेगा उसमें क्रोमोसोम का नंबर हैप्लॉइड होगा और उस हैप्लॉइड सेल में क्या होगा? मियोसिस 2। तो ये पहला बड़ा डिफरेंस है बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस 2। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय हैप्लॉइड्स। ठीक है, इट इज नॉट प्रोड्यूस बाय, या इट इज नॉट प्रोसीडेड बाय, प्रीसीडेड लिख देते हैं, प्रीसीडेड बाय इंटरफेस। मियोसिस 2 के पहले हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं कि आइदर इंटरफेस इज कंप्लीटली एब्सेंट और इफ प्रेजेंट इट इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसका कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो उसका नाम हम लोग क्या पढ़े थे कल? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो ज्यादातर केस में मियोसिस 2 के पहले इंटरफेस नहीं होता है, जबकि माइटोसिस के पहले वेल डिफाइंड इंटरफेस होता है। ठीक है, थर्ड, ठीक है। अब इट इज नॉट प्रोसीडेड बाय इंटरफेस, और इफ इंटरफेस, ठीक है,
takes place, interphase takes place, it is of, एक बार फिर से रिमाइंड करवा दे रहे हैं, it is of very short duration. इसको क्या बोले थे हम लोग, क्या बोले थे याद है? इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस. तो व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? प्रायर टू मियोसिस 2, मियोसिस 2 के पहले या तो इंटरफेज एब्सेंट होता है या तो इंटरफेज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है. ठीक है, इसलिए इसको इंटरफेस इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. एंड डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट. मियोसिस 2 के पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या होगा? द टू क्रोमाटिड ऑफ अ क्रोमोसोम इन मियोसिस 2 आर ऑफन डिसिमिलर. The two chromatid of a chromosome, the two chromatid of a chromosome are often dissimilar. क्यों ऐसा होता है बोलो तो ये बता सकते हो तुम लोग में से कोई कि मियोसिस 2 में जो क्रोमोसोम होता है उसका दोनों क्रोमाटिड डिसिमिलर होता है ज्यादातर केस में. ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बोलो. नहीं, क्योंकि मियोसिस 1 में पैकेटिंग स्टेज में कौन सा प्रोसेस हुआ था? क्रॉसिंग ओवर. क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर में क्या था? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया था. तो जब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया तो क्रोमोसोम का जो नंबर ऑफ जीन है और पोजीशन ऑफ जीन है वो क्या हो गया? डिसिमिलर हो गया. इसलिए हम लिखे द टू क्रोमाटिड ऑफ अ क्रोमोसोम आर ऑफन डिसिमिलर. ठीक है. नेक्स्ट, द डॉटर सेल फॉर्म्ड, जो भी डॉटर सेल बनता है, द डॉटर सेल फॉर्म आफ्टर मियोसिस 2 आर नाइदर सिमिलर टू, द डॉटर सेल फॉर्म आफ्टर मियोसिस 2 आर नाइदर सिमिलर टू each other, are neither similar to each other nor similar to parents. मियोसिस 2 के बाद जो भी डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है वो डॉटर सेल ना एक दूसरे से सिमिलर होता है ना अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है. समझ आया? मतलब ऑल द 4 डॉटर सेल which are formed after meiosis 2 are dissimilar to each other as well as dissimilar to their parents. ये कैरेक्टर है मियोसिस 2 का और ये उसको माइटोसिस से अलग बनाता है. सबसे पहला, इट ऑलवेज ऑकर इन हैप्लॉइड सेल. दूसरा, इट इज नॉट प्रोसीडेड बाय इंटरफेस, और अगर इंटरफेस होता है इट इज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, और इस शॉर्ट ड्यूरेशन को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस. तब उसको इंटरफेस नहीं बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे. और इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंट है. नेक्स्ट, मियोसिस 2 में जो क्रोमोसोम होता है उसका दोनों क्रोमाटिड एक दूसरे से डिसिमिलर होता है. नेक्स्ट, फाइनली द डॉटर सेल जो कि मियोसिस 2 के बाद फॉर्म होता है, आफ्टर मियोसिस 2 फॉर्म होता है, वो बेसिकली ना एक दूसरे से सिमिलर होता है ना अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है. ठीक है, यहां तक समझ आ गया सभी को? कोई डाउट है तो पूछो. बोलो बोलो अंजलि, प्रिया, जिसको भी डाउट है पूछो. सुजीत, हाँ बोलो अंजलि, बोलो. मायोसिस 1 में कौन सा सेल बनाता है? मायोसिस 1 में
डाइप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करता है। याद करो एनाफेज में क्या था, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से 2 गया नॉर्थ पोल, 2 गया साउथ पोल, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हुआ, 4 पेयर की जगह 2 पेयर हुआ। यस सर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुआ। यस सर। इसलिए ना उस मियोसिस 1 का क्या नाम दे दिए, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, समझ आया। यस सर। अब देखो, अब इसमें सबसे पहले मियोसिस 2 में भी लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस 1 4 फेज होता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। ठीक है, अब ये चारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मियोसिस 2 में नेक्स्ट फेज है प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 सबसे पहले, दिस स्टेज इज एब्सेंट इफ इंटरफेस और इंटरफेज 2 इज एब्सेंट। अगर टेलोफेज 2 के बाद इंटरफेज नहीं होता है तो प्रोफेज 2 भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेल डायरेक्टली एनाफेज 1 से मेटाफेज 2 में इंटर कर गया। ठीक है, तो लिखेंगे दिस स्टेज इज एब्सेंट। दिस स्टेज इज एब्सेंट इफ interkinesis or interphase 2, this stage is absent if interkinesis or interphase 2 is absent। मतलब अगर इंटरफेस या इंटरकाइनेसिस जिसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का है, अगर वो हो रहा है तभी प्रोफेज 2 होगा। ठीक है, प्रोफेज 2 में वही होगा जो प्रोफेज 1 में भी हुआ था। ठीक है, क्या, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाएगा, क्रोमाटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, इट रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस। ये एकदम नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल करता है, मतलब प्रोफेज 2 और प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट, अब क्या होगा, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर। ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। ठीक है, द क्रोमाटिड शॉर्टेन एंड थिकन। हम यहां पे क्रोमाटिन नहीं लिखे, क्रोमाटिड लिखे, ऐसा क्यों? याद करो, हमने जब टेलोफेज 1 पढ़ाया था तो लिखा था कि क्रोमोसोम इलोंगेट, क्रोमोसोम फिर से दोबारा फैल जाता है, बट इट नॉट कन्वर्ट इनटू क्रोमाटिन। टेलोफेज 1 का सबसे यूनिक नेचर क्या था कि क्रोमाटिन जो क्रोमोसोम था वो इलोंगेट कर गया था, फैल गया था फिर से थ्रेड जैसा, लेकिन वो कंडेंस्ड होके क्रोमाटिन में कन्वर्ट नहीं हुआ था। इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम टेलोफेज 1 के दौरान फैल गया था वो दोबारा कंडेंस्ड हुआ, तो इसलिए लिखे क्रोमाटिड शॉर्टेन एंड थिकन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इट मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। centriole if present, centriole if present, it move towards the
ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल्स। सेंट्रियोल अगर मौजूद है तो ये किधर मूव करता है? इट मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2, और प्रोफेज 2 के एंड में क्या करता है? न्यू स्पिंडल फाइबर अपीयर, न्यू स्पिंडल फाइबर अपीयर। ठीक है, देखो सेंट्रियोल अगर मौजूद है प्लांट या एनिमल सेल में जिसमें मियोसिस हो रहा है, किसमें हो रहा है? जर्म सेल में, इट मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। ठीक है, ये मतलब जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा, ठीक है, फैला हुआ है, और जो सेंट्रियोल है ठीक है, दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ठीक है, प्लस ये जो न्यूक्लियोलस था अंदर में, ठीक है, ये डिसअपियर हो गया पूरी तरह से, डिसअपियर होने शुरू हुआ, ये आस्ते आस्ते डिसअपियर होने लगा, और फाइनली जब प्रोफेज 2 एंड करेगा तो ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। कौन? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल में प्लेस हो जाएगा, और जब ये ऑपोजिट पोल में प्लेस्ड हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज 2 के एंड में क्या होगा? न्यू स्पिंडल फाइबर अपीयर, नया स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस हो जाएगा, जो इस क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर पोजीशन से जोड़ के रखेगा या पकड़ के रखेगा। यहां तक क्लियर? अगर सर सेंट्रोमियर नहीं होगा तो? सेंट्रोमियर नहीं होगा तो फिर वो क्रोमोसोम एग्जिस्ट ही कैसे करेगा? वो तुम बोल दी एसेंट्रिक क्रोमोसोम, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग जब सेल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। देखो सेंट्रोमियर के आधार पर भी क्रोमोसोम का टाइप होता है। जैसे सेंट्रोमियर अगर मिडिल में है तो बोलते हैं मेटासेंट्रिक। जैसे मान लो सेंट्रोमियर मिडिल में है ऐसे, इसको बोले मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर मिडिल से थोड़ा ऊपर है तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड में है, ठीक है, तो ये हो गया टेलोसेंट्रिक। और सेंट्रोमियर है ही नहीं, तुम जैसे बात बोली, तो वो लिखेंगे एसेंट्रिक। समझ आया? और वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? यस सर, यस सर। तो अब हम लोग प्रोफेज 2 खत्म कर दिए। प्रोफेज 2 के बाद कौन सा स्टेज होता है बोलो? प्रोफेज के बाद मेटाफेज। ठीक है, माइटोसिस हो या मियोसिस हो, तो दोनों में ही 4 स्टेज कॉमन है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। हाँ, अब इसके अंदर में कुछ सब स्टेज है या कुछ इंस्टांस है जो अलग है, वो अलग बात है। ठीक है, देखो मेटाफेज 2, व्हाट इज मेटाफेज 2? देखो मेटाफेज चाहे वो मियोसिस 1 का हो या मियोसिस 2 का हो, फाइनली मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल रीजन में आना है, यानी सेल के सेंटर में आना है। तो लिखेंगे क्रोमोसोम ऑरिजिन, ठीक है, एट द इक्वेटर। क्रोमोसोम कहां पे पाया जाता है? इट ऑरिजिन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि सेंट्रोमियर के सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल के चारों ओर है, एंड द माइक्रोट्यूब्यूल appear from the two poles of the, and the microtubule appear from the 2 poles of the spindle, get attached। किसके साथ अटैच होगा? get attached to the
सेंट्रोमियर, या हम डायरेक्ट और थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहे हैं इसमें, काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक है, देखो सबसे पहले जो क्रोमोसोम है ये कहां ऑरिजिनेट करेगा, इक्वेटोरियल रीजन में, सेल के सेंटर में। दूसरा, पोल से माइक्रोट्यूब्यूल अपीयर करेगा फ्रॉम द सेंट्रोसोम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर, और ये किसमें अटैच होगा, गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा सेंट्रोमियर है ये क्या करेगा, क्या बोलो, तो काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमियर मतलब देखो काइनेटोकोर एक लेयर है जो सेंट्रोमियर के ऊपर होता है, समझ लो कि सेंट्रोमियर का कवरिंग, समझ आया। ठीक, अब देखो द सेंट्रोमियर, ठीक है, अब सेंट्रोमियर क्या करेगा, देखो द सेंट्रोमियर गिव आउट क्रोमोसोमल फाइबर। सेंट्रोमियर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्रोमोसोमल फाइबर, या इसका दूसरा नाम है ट्रैक्टाइल फाइबर और ट्रैक्टाइल फाइबर। ठीक है, द सेंट्रोमियर गिव आउट क्रोमोसोमल फाइबर और ट्रैक्टाइल फाइबर। ठीक है, फ्रॉम बोथ देयर सर्फेसेस, फ्रॉम बोथ देयर सर्फेसेस, यानी सेंट्रोमियर के दोनों एंड से वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्रोमोसोमल फाइबर या ट्रैक्टाइल फाइबर। किसके तरफ, टुवर्ड्स द स्पिंडल फाइबर, टुवर्ड्स द स्पिंडल फाइबर, टुवर्ड्स द स्पिंडल फाइबर। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग को बताए थे कि क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर को पकड़ के, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को पकड़ के जब स्पिंडल फाइबर उसको इक्वेटर में ले आता है, उस प्रोसेस को क्या बोले थे, याद है, कॉन्ग्रेशन। क्या बोले थे, कॉन्ग्रेशन। हाँ, तो वो यहां पे भी सेम होगा, लिखेंगे द chromosomal fiber, the chromosomal fiber contract, the chromosomal fiber contract and bring the chromosome on the equator of the स्पिंडल फाइबर। ठीक है, जो क्रोमोसोमल फाइबर है वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर दोबारा क्रोमोसोम को इक्वेटर में स्पिंडल फाइबर का लेके आएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। ठीक है, यहां पे ऐसा बनाओ, ये हो गया सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल विद सेंट्रोसोम, ये भी हो गया सेंट्रोसोम। ठीक है, यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल क्या बना रहा है, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, वहां पे एक पोल में कितना क्रोमोसोम था, 2 पेयर, तो यहां पे 2 जोड़ा क्रोमोसोम बनाओ। ठीक है, ये हो गया मेटाफेज में, यानी मेटाफेज में फाइनली क्रोमोसोम कहां पे चला आएगा, एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल फाइबर। इसमें पहला इंस्टांस क्या बोले कि क्रोमोसोम जो है वो तुम्हारा इक्वेटर में ओरिजिनेट करेगा। ये इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर है, चाहे वो माइटोसिस हो, मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2, सब में तुमको इक्वेटर में दिखेगा। दूसरा, माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल सेंट्रोसोम के चारों ओर से अपीयर करेगा और ये
दो स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करेगा। ये स्पिंडल फाइबर, ये जो सेंट्रोमियर है, इसके किससे जुड़ा हुआ है? काइनेटोक्योर से जुड़ा हुआ है। दूसरा, सेंट्रोमियर भी फिर स्पिंडल फाइबर की और क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रैक्टाइल फाइबर, या जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है। लास्ट, क्रोमोसोमल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये हो गया, ये जो है ना फाइबर, ये हो गया क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, दोनों तरफ से खिंचाव करता है, तो क्या होता है? ठीक है, क्रोमोसोम फाइनली इक्वेटर में चला आता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन। क्लियर? ठीक है। अब मियोसिस के बाद क्या होगा? मियोसिस के मेटाफेज के बाद क्या होगा? एनाफेज। एनाफेज में वही इंस्टांस होगा जो माइटोसिस में हुआ था। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर टूट जाएगा, और इस डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम दो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम में, सिंगल इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, नेक्स्ट है एनाफेज 2। एनाफेज 2, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेंट्रोमियर ऑफ द टू क्रोमाटिड ऑफ अ क्रोमोसोम सेपरेट। सेंट्रोमियर ऑफ द two chromatid of a chromosome separates। ठीक है। जैसे ये पेयर है और ये पेयर है, तो ये बीच से ऐसे टूटेगा सेंट्रोमियर, ताकि ये दो क्रोमाटिड को लिए हुए टूटे और ये दो क्रोमाटिड को लिए हुए टूटे। The centromere of two chromatid of a chromosome separates। ठीक है। thus each becoming, क्या बन जाएगा? each becoming independent daughter chromosome। वो क्या बन जाएगा? each becoming independent डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है। तो सेंट्रोमियर जो है वो दोनों क्रोमाटिड का ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम टूटेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बिकमिंग इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम। अब यहां पे क्या होगा? दिस क्योंकि देखो, जब ये पेयर में था तो ये पेरेंट क्रोमोसोम हुआ, और जब ये टूट के दो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हुआ, तो फार्मर और मूर, ये जो भी साइंटिस्ट थे सेल डिवीजन के, हर्टविग, उन्होंने इसका नाम दिया डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम से टूट के बना ना, इसीलिए बोला गया। हाँ, सिंगल इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम भी बोल सकती है, डॉटर यूज नहीं करेगी तो भी गलत नहीं है। ठीक है। अब देखो, तो ईच बिकमिंग इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लिखेंगे कि अब ये दो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, जिसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन हमेशा टुवर्ड्स द पोल होगा और दोनों क्रोमाटिड का पोजीशन लैगिंग बिहाइंड, यानी पीछे की तरफ होगा। तो लिखेंगे these independent daughter chromosome
दिस इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम, ठीक है, क्या होगा, मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। किसके ऑपोजिट पोल में, ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल बाय shortening of the ट्रैक्टाइल और क्रोमोसोमल फाइबर। क्यों, क्योंकि जो क्रोमोसोमल फाइबर उसको पकड़े हुए है वो लगातार शॉर्ट यानी छोटा होते जा रहा है, बाय शॉर्टनिंग ऑफ द ट्रैक्टाइल और क्रोमोसोमल फाइबर। ठीक है, अब एनाफेज 2 के एंड में क्या होगा, ईच स्पिंडल पोल कम टू हैव हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर, या लिखेंगे आफ्टर द एंड ऑफ, क्या, आफ्टर द एंड ऑफ एनाफेज 2 ईच, हर एक स्पिंडल पोल, each spindle pole come to have what, haploid number of chromosome, haploid number of chromosome with haploid DNA content with 1n, 1n मतलब haploid DNA कंटेंट। ठीक है, तो क्या लिखे, एट द एंड ऑफ एनाफेज 2 क्या होगा, ईच स्पिंडल पोल, दोनों स्पिंडल पोल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा विथ हैप्लॉइड DNA कंटेंट। मतलब ये जो पेयर किए हो, अब इसको यहां से मिटाओ, अब यहां पे क्या होगा, इस तरह से इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा। तो ये किस स्टेज में होगा, एनाफेज 2 में, जस्ट लाइक माइटोसिस। यहां तक समझ आया, बोलो, ठीक है। अब एनाफेज 2 के बाद क्या बचा, टेलोफेज, और टेलोफेज को हम क्या बोलते हैं, बार बार रिवर्स ऑफ, टेलोफेज किस स्टेज का उल्टा है, पूरा रिवर्स ऑफ, बोलो कोई, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। हाँ, टेलोफेज को क्या बोलेंगे, याद रखने का सबसे बेस्ट ट्रिक, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कभी आंसर गलत नहीं होगा फिर। तो टेलोफेज हम मियोसिस 1 का ना बताएं, अब हम क्या पढ़ा रहे हैं, मियोसिस 2। आप बोले ना कि प्रोफेज 2 के बाद वो टूट जाता है, प्रोफेज के एंड पे वो टूट जाता है और न्यू स्पिंडल फाइबर बनाता है। हाँ ठीक है, तो वो टूटा ना, लेकिन टेलोफेज में क्या होगा, दोबारा जो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटा था फिर से रिफॉर्म करेगा, यानी दोबारा न्यूक्लियस बनेगा। समझ गए, इसलिए बोल रहे हैं टेलोफेज में लिखना है। टेलोफेज को याद रखने का सबसे बेस्ट उपाय है, याद रखना, टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ठीक है, देखो अभी हम कंपेयर करके भी बता देते हैं, तुमको याद हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट टेलोफेज 2, टेलोफेज 2, टेलोफेज 2 में क्या होगा, ईच पोलर ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम, ईच पोलर ग्रुप, ईच पोलर ग्रुप मतलब दोनों पोल में जो तुम्हारा क्रोमोसोम है ये ऑर्गेनाइज कर लेगा अपने आप को न्यूक्लियस के अंदर। ईच पोलर ग्रुप ऑफ अ क्रोमोसोम
क्या बोल रहे हो? Each polar group of a chromosome organizes itself into a nuclei. ठीक है, ये दोनों जो पोलर ग्रुप पे तुम क्रोमोसोम देख रहे हो, यहाँ पे एक दो सिंगल, यहाँ पे दो सिंगल, ये दोनों किसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा? न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू इटसेल्फ इनटू अ न्यूक्लियाई। ठीक है, थ्रू इलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज में क्या हुआ था? क्रोमाटीन कंडेंस्ड करके क्रोमोसोम बनाया था। टेलोफेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम फिर से दोबारा इलोंगेट किया टू फॉर्म क्रोमाटीन। ठीक है, क्रोमोसोम फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, जो लिखना है, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रल रे और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा। एस्ट्रल रेस एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें इस तरह का सेल होगा। ठीक है, ये हो गया डॉटर सेल, ये हो गया डॉटर सेल। ये हो गया न्यूक्लियोलस। देखो, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, जो लिखे वही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो, हाँ, न्यूक्लियाई कौन हुआ? ये तो पूरा न्यूक्लियाई ना। दो हो गया तो प्लूरल सेल्स में न्यूक्लियाई, और एक है तो सिंगुलर में न्यूक्लियस। समझ आया? और ये हो गया तुम्हारा क्रोमाटीन, और ये हो गया न्यूक्लियस। दोनों तरफ यही होगा। ठीक है, अब क्या होता है देखो, ये हो गया टेलोफेज का। लेकिन हमने पिछले क्लास में जस्ट पढ़ा था कि जो साइटोकाइनेसिस है वो दो तरीके से होता है। हमने एक रफ आइडिया दिया था तुम लोगों को। अगर वो मियोसिस 1 के बाद एक बार हुआ और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरी बार हुआ, तो उस तरह के साइटोकाइनेसिस को कहा जाता है सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। लेकिन ज्यादातर केस में क्या देखा गया है कि मियोसिस 1 के बाद कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद एक सिंगल टाइम में साइटोकाइनेसिस होता है। वैसा साइटोकाइनेसिस जब होता है, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो हम दोनों के बीच के अब अंतर को पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस किसके बाद? हम लोग मियोसिस 2 के बाद पढ़ रहे हैं। यानी मियोसिस 2 जब खत्म हो गया तो क्या खत्म हो गया? रिप्रोडक्टिव सेल का कैरियोकाइनेसिस फेज खत्म हो गया। कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। अब वो क्या कर रहा है? साइटोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ सेल प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसमें लिखेंगे इट कैन बी ऑफ एनी वन ऑफ द टू टाइप। इट कैन बी एनी वन
ऑफ द टू टाइप्स, ये दो में से किसी एक तरीके का होगा। सबसे पहला क्या है? सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप, सक्सेसिव टाइप का मतलब क्या होता है? इसमें कहा गया साइटोकाइनेसिस ऑकर आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस ऑकर आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, यानी मियोसिस 1 के बाद एक बार साइटोकाइनेसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 के बाद साइटोकाइनेसिस 2 होगा। ये हो गया सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट इसमें क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस टू सेल्स विच, फिर दोबारा डिवाइड करेगा, विच आफ्टर, ये डायरेक्ट लिखते हैं, प्रोड्यूसेस टू सेल्स आफ्टर हेट्रोटिपिक डिवीजन। हेट्रोटिपिक मतलब मियोसिस 1, आफ्टर हेट्रोटिपिक डिवीजन, ठीक है, विच अंडरगो होमोटिपिक डिवीजन। फिर ये दोनों सेल क्या करेगा? होमोटिपिक डिवीजन, यानी फिर दोनों सेल में मियोसिस 2 होगा, विच अंडरगो होमोटिपिक डिवीजन एंड देन गिव राइज टू फोर सेल। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा पहले 2 सेल, कब? आफ्टर हेट्रोटिपिक डिवीजन, ठीक है। फिर ये 2 सेल क्या करेगा? विच अगेन लिख देते हैं, विच अगेन वो दोबारा क्या करेगा? होमोटिपिक डिवीजन करेगा, और फाइनली ये 4 डॉटर सेल को फॉर्म करेगा। कौन? सक्सेसिव। लेकिन यहां पे एक बार में 4 डॉटर सेल नहीं फॉर्म कर रहा है, मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल, मियोसिस 2 के बाद 2 का 4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? द 4 cells formed by successive cytokinesis can be arranged, वो कैसे सजा हुआ रहेगा? Can be arranged in linear और आइसो बाइलैटरल टेट्राड, क्योंकि 4 बनेगा ना, तो 4 को हम टेट्राड बोलते हैं। और अरेंजमेंट क्या होगा? या तो एक सीध में होगा तो लीनियर, ठीक है, और इस तरह से होगा 4 में, मतलब यहाँ 1 2 3 4 अलग अलग हो जाएगा। ये हो गया आइसो बाइलैटरल टेट्राड, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप में कोई दिक्कत है तो पूछो। देखो, सक्सेसिव टाइप में साइटोकाइनेसिस हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद हो रहा है। न्यूक्लियर डिवीजन का दूसरा नाम क्या है? कैरियोकाइनेसिस। यानी यहां कहा जा रहा है कि सक्सेसिव टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस जब होगा तो मियोसिस 1 के बाद एक बार साइटोकाइनेसिस होगा और मियोसिस 2 के बाद एक बार साइटोकाइनेसिस होगा। मियोसिस 1 का दूसरा नाम हेट्रोटिपिक डिवीजन, इसके बाद 2 डॉटर सेल बना, उसके बाद फिर मियोसिस 2 हुआ, और उसके बाद क्या बना? 4 डॉटर सेल बना। तो फाइनली जो प्रोडक्ट है साइटोकाइनेसिस का, चाहे वो सक्सेसिव हो या साइमल्टेनियस हो, बनेगा तो 4 डॉटर सेल ही। अंतर क्या है कि सक्सेसिव टाइप में 2 स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप में 2 डॉटर सेल, दूसरे स्टेप में 2 का 4 बनेगा, और साइमल्टेनियस में एक ही बार में 4 डॉटर सेल बनेगा। अब समझ आया? ठीक है, इरशाद, सुजीत, ठीक है। अब सक्सेसिव के बाद, सक्सेसिव तो जैसा हम लोग माइटोसिस में पढ़े सेम है,
हम लोग मियोसिस को देखेंगे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मियोसिस में नयापन है, ये इसमें सॉरी साइमल्टेनियस में। उसमें फरो से डिवाइड होता है, साइमल्टेनियस टाइप। सेकेंड, साइमल्टेनियस टाइप, साइमल्टेनियस टाइप। साइमल्टेनियस टाइप में क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस, साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस only after the end of meiosis 2। साइटोकाइनेसिस कब होगा, मियोसिस 2 के बाद, यानी मियोसिस 1 के बाद कोई साइटोकाइनेसिस नहीं है, दोनों कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, यानी मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके साइटोकाइनेसिस होगा, और इसलिए इसको बोला गया साइमल्टेनियस टाइप, एक ही बार में होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द न्यूक्लियाई आर जनरली अरेंज्ड। जो न्यूक्लियाई है वो कहां पे अरेंज होगा, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल, या इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वो 4 सेल के रूप में एक पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में 4 न्यूक्लियस के रूप में अरेंज रहेगा। The nuclei are generally arranged in the form of tetrahedron. Now, cytoplasm cleaves, कटेगा और कंस्ट्रिक्ट करेगा इन क्या, बिटवीन द न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बीच से साइटोप्लाज्म टूटेगा, इन बिटवीन द न्यूक्लियर। ठीक है, अब क्या होगा, 4 फरोज आर फॉर्म्ड, 4 furrows are formed। पहले फरोज बनेगा, फिर वो आस्ते आस्ते गहरा होगा। they deepen and meet in the center of the cell, और फाइनली वो सेंटर ऑफ द सेल में चारों फरो एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो क्या होगा, इन प्लांट वॉल, इन प्लांट सेल में द सेल वॉल मटेरियल इज डिपोजिटेड इन द फरो, द सेल वॉल मटेरियल इज डिपोजिटेड इन द फरो में ही सेल वॉल का मटेरियल जमा हो जाएगा, ताकि जब 4 डॉटर सेल बने तो चारों डॉटर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड, डिपोजिटेड इन द फरो। ठीक है, इट गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल, इट गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल। ये किसको प्रोड्यूस करेगा, 4 हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हैप्लॉइड सेल जो है यहां पे टेट्राहेड्रली अरेंज होगा, हैप्लॉइड सेल्स आर टेट्राहेड्रली अरेंज्ड, हैप्लॉइड सेल टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा and are collectively called इसको क्या कहा जाएगा, collectively called tetrahedron tetrad, टेट्राहेड्रॉन टेट्राड। देखो हम इसको समझाते हैं डायग्राम से, ध्यान से समझो।
ठीक है, ये डॉटर सेल है, पेरेंट सेल है, इसमें 4 डॉटर सेल बना, 1 2 3 4, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ नहीं। ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। न्यूक्लियाई आर जनरली अरेंज इन द फ्रेम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, 4 है तो ये टेट्राहेड्रॉन हो गया। अब साइटोप्लाज्म क्लीव्स और कंस्ट्रिक्ट इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। साइटोप्लाज्म जो है चारों तरफ से इन बिटवीन द न्यूक्लियाई क्लीव करेगा, ऐसे कटा, ये ऐसे कटा, ये भी ऐसे कटना शुरू हुआ, ये भी ऐसा कटना शुरू हुआ। नेक्स्ट लाइन में दे डीपेन एंड मीट इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये जो 4 फरो है, 1 2 3 4, ये 4 फरो पहले गहरा हुआ और फिर मीट इन द सेंटर ऑफ द पेरेंट सेल। अब ठीक है, ये चारों जो फरो है ये सेंटर में मीट किया और फाइनली कितना डॉटर सेल बना बोलो? 4 बना। तो ये कैसे बना? 4 पहले चारों तरफ से जो साइटोप्लाज्म है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोंग विथ साइटोप्लाज्म, ये पहले क्लीव किया, कटा, न्यूक्लियाई के बीचों बीच ये चारों कटा। चारों कटने के बाद चारों लगातार अंदर जाते गया तो गहरा होते गया और फाइनली चारों फरो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके फ्यूज कर गया। जब फ्यूज कर गया तो चारों वॉल अलग अलग हो गया, जिससे क्या हुआ? 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, बोला गया कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल मटेरियल है, सेल वॉल को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो इस फरो में ही एक्यूमुलेट हो जाता है, इस फरो में ही जमा हो जाता है। अब इस फरो में जैसे ही जमा हो जाता है, प्लांट हो या एनिमल सेल हो, इसमें क्या हुआ? इट गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल। कितना हैप्लॉइड सेल बना? 1 2 3 4। समझ आ गया कैसे बनता है साइमल्टेनियस में? सुजीत, ठीक है, तो ये हो गया आज हम लोग का सेल डिवीजन कंप्लीट। ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, कुछ देर 1 से 2 घंटे के अंदर नोट्स भेज दे रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देख लेना, जो भी दिक्कत है फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट चैप्टर 2, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बोलो। सर संडे को